टू अंडरस्टैंड आवर प्रोजेक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज और वर्क पैकेजेस की डिपेंडेंसीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप दे रहे होते हैं, तो उसमें एक बड़ी मजे की एग्जांपल देने जा रहा हूं जिसपे मीम्स भी बन चुकी हैं। ठीक है, ये रोड है आपका, इसको आपने बनाना है। अब रोड को बनाने के लिए ना डिफरेंट तरह के आपके काम होते हैं, जैसे कि आपका लेआउट है एंड मार्किंग। ठीक है, आपकी लेआउट एंड मार्किंग के बाद आपका एक्सकवेशन लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग भी साथ में कहीं पे चल रही है। फिर एनजीसी है, फिर आपकी एम्बैंकमेंट है, अर्थ वर्क आ जाता है ये। ठीक है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज है। अब भाईजान बात पता क्या होती है कि आपने जब रोड बनाना है ना, और इसमें से आपका एक 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 चीज ध्यान में रखनी है, इसमें से पाइप गुजरेगा, पानी का पाइप, सीवरेज का पाइप। इस रोड के इस रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने उसको क्रॉसिंग देनी है। समझ रहे हैं ये बात? अब होता क्या है, आपने मीम देखी होगी, ठेकेदार भूल जाता है, रोड बन गया, दोबारा रोड की खुदाई हो रही है, तो ये डिपेंडेंसी पता ही नहीं थी। तो आपने जब एम्बैंकमेंट कर रहा हो ना, तब आपने यहाँ पे पाइप ले, ठीक है, जो भी आप इसको नाम देंगे, पाइप आपने वहां पे ट्रेंच खोद के, क्रॉसिंग के अंदर ट्रेंच की भी एक्टिविटीज उससे पहले आएंगी, बट आई एम एक्चुअली हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। बड़ी सिंपल सी चीज है, दो काम चलेंगे, रोड सीधा बन रहा है, लेकिन रोड के दरमियान में से हमने क्रॉसिंग देनी है पाइप की। वो सीवरेज का पाइप भी हो सकता है, वो गैस पाइपलाइन, एनीथिंग, यूटिलिटी की कोई भी सर्विस हो सकती है। ठीक है, तो भाई कहाँ पे, अगर तो हम असफाल्ट डाल लेंगे फिर पाइप लेके आएंगे तो फिर तो मुश्किल है। तो हमें डिपेंडेंसी कहाँ पे देनी है, यहाँ पे हमारी, ये देखें, या तो एक्सकवेशन के साथ भी पाइप ले को दे सकते हैं, एक्सकवेशन हो रही होगी रोड की तो एक ट्रेंच खोद के ट्रेंच की एक्टिविटीज आ जाएंगी। तो यहां तक मैक्सिमम हमें पाइप को ले कर देना है, एम्बैंकमेंट तक, क्योंकि इसके बाद सब बेस होगा, सब ग्रेड होगा। ठीक है, तो वो चीजें ऊपर, ऐसा नहीं है कि भाई, वो बहुत सारी चीजें मैं देख चुका हूँ, मीम्स बनती हैं कि ठेकेदार साहब जो है वो भूल गए और फिर रोड को जो है ना उखाड़ना पड़ा। ऐसे बहुत दफा होता है। तो वो क्या वजह, डिपेंडेंसी नहीं दी होती, शेड्यूल का प्रॉपर डेवलप नहीं किया होता। सोहेल, मुझे सबसे पहले ये बताए कि ये जो डिपेंडेंसी मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की है, अगर इसमें गलती लग जाए आपने, ये जो पाइपलाइन, तो किस चीज में मसला आएगा, प्रोजेक्ट की कौन सी चीज डिस्टर्ब होगी? अगर डिपेंडेंसी इज नॉट एज पर द साइट एग्जीक्यूशन, तो जो टेक्निकली होनी चाहिए, तो किस चीज में मसला आएगा? सर डिपेंडेंसी में अगर इन केस प्रॉब्लम आ गया है तो हमारे डिपेंडेंसी में सर, मैं आप कोई और क्वेश्चन कीजिए ना, फिर मैं इसका आंसर अब करके बताता हूँ। और क्वेश्चन मेरा यह है कि, सर तो और क्या क्या, इससे ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा हमारा, अगर डिपेंडेंसी सही ना हो? एक एक सूरत हाल ये भी है, सही कहा वहीदुल्लाह ने, बिल्कुल सही कहा। डिपेंडेंसी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझा दूं, डिपेंड होना यानी कि एक काम होगा तो दूसरा करेंगे, दूसरा होगा तो तीसरा, एक सीरीज होती है ना आपकी लाइफ के अंदर भी सीरीज है। फर्स्ट हम्म। पहली पास करोगे तो दूसरी, दूसरी पास करोगे तीसरी, चौथी, पांचवी। मैट्रिक डिपेंड कर रहा होता है नाइन्थ पे, नाइन्थ डिपेंड कर रही है आठवीं पे, एफएससी डिपेंड कर रही होती है मैट्रिक पे, इंजीनियरिंग डिपेंड कर रही होती है एफएससी पे, नौकरी डिपेंड कर रही होती है बहुत सारी चीजों पे, रेफरेंस पे भी, नौकरी डिपेंड कर रही होती है आपके स्किल्स पे भी, नौकरी डिपेंड कर रही होती है आपकी डिग्री पे भी, और नौकरी डिपेंड कर रही होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी। ठीक है, काफी सारी सर चीजें आपको समझ आ उसमें रही हैं। तो इसी तरीके से समझें, कोई भी हमने काम करना उसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, एक्शंस है, पहले कौन सा काम करना है, फिर इसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। आप समझ आई? तो अगर हमारी डिपेंडेंसी के अंदर मसला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर, आपको बहुत बड़े बड़े फीचर आते हैं भाई प्राइमरी के, आपको बहुत अच्छी समझ है बिल्डिंग का, डिपेंडेंसी में मार खा जाएंगे, विल बी रूल्ड आउट। ठीक है, आप फिर उसको सही कर नहीं सकते। तो डिपेंडेंसी एक्चुअली आपकी स्ट्रेटजी है। इसी डिपेंडेंसी की बेस पे एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट की टाइम लाइन, ट्रू सीपीएम, अगर आपने डिपेंडेंसी अपनी मर्जी से दे दी है, बहुत जगहों पे होता है ऐसे कि भाई सीपीएम बना दो जैसा भी है, हम देखेंगे बाद में, लेकिन वो हवा में हाइपोथेटिकल सीपीएम बना के बाद में फिर चेंज करते रहते हैं, यार ये मसला आ गया, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। सो वो नल एंड वाइड हो जाता है, आप कहीं पे कोई क्लेम कर ही नहीं सकते, आपकी इतनी बड़ी मशीनरी खड़ी है यार, सर मैं आंसर स्ट्रेटजी। बताऊं सर अब? जी जी।
सर हमारा बेसिकली प्लान प्रॉपर नहीं होगा, जिससे हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर उसकी स्केड्यूल नहीं होगा, उसके बाद हमारा टाइमली सर वो कंप्लीट नहीं होगा। ये सारे प्रॉब्लम ना फिर हमें फेस करने पड़ने, सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी, उसकी प्रॉपर किसी भी चीज का हमें प्लानिंग नहीं वो होनी नेक्स्ट फॉरवर्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो अभी भाई ने वहीदुल्ला ने जवाब दिया था ना, वो बड़ा प्रिसाइज जवाब था। आपकी अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी नहीं होगी, स्ट्रेटजी नहीं होगी तो प्लानिंग है ही नहीं, प्लानिंग है ही नहीं तो फिर ऐसे ही मुफ्त में हम काम करते जा रहे हैं। ये वही रहता, अगर प्रॉपर डिपेंडेंसी ना हो तो हमारा आगे फिर सारा प्रोसीजर, आगे सारा प्लानिंग वो डिस्टर्ब होगी। आसिफ सुन रहे हैं मुझे? आसिफ अब्बास, मेरा एक लेवल का क्वेश्चन है। आसिफ मुझे बताएं कि आप यानी कि मैं आपको अगर जॉब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन करता हूं कि आप एक जूनियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो किसी भी फर्म के अंदर, मैं उसी लेवल पे, चूंकि आपके अभी लेक्चर ही हुए हैं, तो मुझे बताएं कि आप एक समझ लो बिल्कुल फ्रेश इंजीनियर हो, आपको प्राइमरी P6 आता है, आप कहते हो, लेकिन आपका एक एक्सपोजर है ना इंजीनियरिंग का। अगर आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूं, उसमें बाकी सारी चीजें सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, प्राइमरी भी आप कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट का भी चलो पता चल जाएगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज थोड़ा डिफरेंट है, आपने नहीं किया, बिल्डिंग का है, जो भी आपकी इंजीनियरिंग का ही है, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं आपकी अप्रोच जानना चाहता हूं कि आपकी क्या अप्रोच होगी, किस तरह से आप उसका स्कोप तैयार करेंगे। पहली दफा आप कर रहे हैं, मैं एक टास्क दे रहा हूं, असाइनमेंट दे रहा हूं आपकी अप्रोच चेक करने के लिए, तो कैसे आप उसका स्कोप तैयार करोगे? WBS स्कोप सर उसमें मैं बात कर लूंगा कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि मुझे एक स्कोप की समझ आ जाए। दैट्स ग्रेट। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसकी ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक BOQ मांग लूंगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। और अकॉर्डिंगली फिर मैं WBS डेवलप करूंगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, WBS में मुझे नहीं, WBS में कैसे आप खुद से तो कर नहीं सकते, ये तो आपको एक प्रोसेस का पता है। अब सारे कान खोल के मेरी ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसी सवाल के जवाब से निकलेंगी, ठीक है? क्योंकि देखो जॉब इंटरव्यू का मसला पता है क्या होता है, वो आपके मुंह से निकले हुए लफ्जों को ही अगला सवाल बना देता है। तो इसलिए मैं सम टाइम कहता हूं कि आपने टू दी पॉइंट बोलना है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि WBS में आप अगर फंस जाते हो, कहीं पे फंस जाते हो, तो क्या अप्रोच है? पहली दफा कर रहे हो, माइट इट्स श्योर कि आपको चैलेंजिंग लगेगा, तो आप फंस गए हो, क्या आपकी अप्रोच होगी, आप क्या करेंगे? ये तो प्रोसेस है ना, ये जो आपने बताया, ये पूरा प्रोसेस है। ओके। अच्छा, इसमें मैं आपको एक गाइड करता हूं। सबसे पहली आपकी अप्रोच क्या होगी? हम जिस साल में सांसें ले रहे हैं ना, 2023 में, यहाँ पे यार अगर हम इंटरव्यू को नहीं बताएंगे कि यार मैं ये करूंगा, लेकिन अपने एक मुश्किल टाइम के लिए ये चीज ज़हन में रखो, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे भाई। इसका सहारा लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मुझे पहली दफा मिला है ना काम, डरना नहीं है भाई कि मतलब मुझे आता नहीं है, बिलीव मी, सारे मसलों से मैं अब क्या क्या बताऊं आपको, बड़े बड़े मसले होते हैं, आप पहली दफा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बट यू हैव टू शो कि भाई ये मसला ही कोई नहीं है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT पे जाए अपने तौर पे, इंटरव्यू को नहीं बताना, वो कहेगा ये तो यार जुगाड़ लगा रहा है। चैट GPT पे कहें मैं जाऊंगा, मैं बिल्डिंग का लिखूंगा, वहां पे मुझे स्कोप दे दो, WBS दे दो, और ये प्रिसाइसली आपको एक जर्नल लेआउट दे देगा। बिल्डिंग बनेगी, उसमें सब स्ट्रक्चर है, उसमें सुपर स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, जो जो इसको कहोगे। तो इसको क्या, मेरा मकसद इस सवाल का यह चैट GPT को इस्तेमाल करना शुरू कर दे भाई। नए नए प्रोजेक्ट ट्राई करें, जो प्रोजेक्ट जेहन में आता है चैट GPT को जाके कहें मुझे इसका लेआउट WBS चाहिए, वो देगा। उसका मजीद ब्रेकडाउन मांगेंगे, वो देगा, सब कुछ देगा। तो एक अपने तौर पे जेहन में रखें कि आपने AI यूज करनी है, आपको कोई मसला नहीं होगा। उनको बताने के लिए कहे सर मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, इससे शो होता है टीम वर्क। सर मैं जूनियर प्लानिंग इंजीनियर हूं, ठीक है आप मुझे काम दे रहे हो, लेकिन मेरी अप्रोच जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगी, जिसके थ्रू मैं BOQ मांगूंगा, मैं रिक्वायरमेंट प्लान मांगूंगा, लेकिन जो एक हकीकी तौर पे मुझे गाइड किया जाएगा वो मेरे सीनियर्स हैं, वो कंपनी की पॉलिसी है, वो कंपनी के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको गो थ्रू करूंगा। और फिर मैं सारी, जैसे आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर मतलब अगले बंदे को टच भी देना ना, कि हम उसको रेसिपी नहीं बता रहे, मतलब हमने कहना है भाई नहीं ये बंदा जो है ये करेगा, उसको थोड़ा सा टच देना है कि टीम वर्क वाला बंदा है, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक स्ट्रेटजी है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छा, मुझे अगला क्वेश्चन है, मुझे अदनान फराज बता दे, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक लेवल का है। सबसे पहले तो आप अपना माइक अनम्यूट करें ना। अच्छा, मुझे बताएं,
एक अदद होता है हमारा स्कोप मैनेजमेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड डिलीवरेबल, व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। कितना मजे का सवाल बन गया। इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सर पैकेज तो हमारे पास वो होता है जो हम इनको देंगे, जो हमसे मतलब मांग क्या है कि आपने क्या करना है, और डिलीवरेबल तो हम जो डिलीवर करते हैं उसका जो रेट है उसके मुताबिक हम जितना डिलीवर करते हैं इसको हम इसी तरह करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि फूड पांडा वाले जो है वो डिलीवरेबल है क्योंकि वो डिलीवरी करते हैं, सही है। और वर्क पैकेज जो है ये आप कह रहे हैं सर वो भी तो ठीक है, लेकिन ये मकसद मेरा नहीं था कि फूड पांडा आप और बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। आप कोई और बंदा भी ट्राई करे, कोई मसला नहीं, आपको समझाने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा। डोंट वरी। आप कोई और बंदा, कोई भी क्विकली बताए इस दोनों में फर्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या है जी। Sir, high level of WBS is called deliverable and last part of WBS is called as work package. जबरदस्त। और सिमिलैरिटी क्या है? सर वर्क पैकेजेस में सर हम उसको एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं और डिलीवरेबल को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते सर। नहीं, ये तो डिफरेंस आ गया ना, सब कंपोनेंट बता दिया। वर्क पैकेज को डिवाइड कर सकते हैं, डिलीवरेबल इनमें सिमिलरिटी बताइएगा। व्हाट इज द सिमिलर थिंग इन बोथ ऑफ देम? बहुत सिंपल है यार, ये होती है ब्रेनस्टॉर्म। सर ये दोनों WBS के पास है। ये किसने जवाब दिया? दोनों WBS है सर। मैंने सुहेल। मैं कैसे यकीन करूं? सुहेल आपने वीडियो तो ऑन नहीं की। चले, गुड, दैट्स वंडरफुल सुहेल। मैंने ये देखो सिमिलैरिटी भी तो है ना, दोनों WBS है, एक ही फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। डिलीवरेबल का जो बच्चा है ना उसको हम वर्क पैकेज कहेंगे, और वर्क पैकेज का जो बच्चा है उसको हम कहेंगे एक्टिविटी। मैं बच्ची का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि वो लोग दूसरा मतलब ले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझे, प्रोजेक्ट का बच्चा डिलीवरेबल है, डिलीवरेबल का बच्चा वर्क पैकेज है, और उसका आगे एक्टिविटी है, यानी कि ये परदादा, दादा, बाप और बेटा इस तरह से है, ठीक है। सो ये चीज समझनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी सिक्वेंशियल थिंग। अगली चीज जी, मुझे ये कौन सवाल का जवाब बताएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EPC कॉन्ट्रैक्ट एंड मेजरेबल, या इसको वेरिएबल भी कहते हैं। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है? मैं सर यस सर EPC की दूसरी टर्मिनोलॉजी लमसम में आ जाती है, और मेजरेबल जो है वो वेल डिफाइंड होता है, और उसमें सारा जो है ना स्कोप ऑफ वर्क वो डिफाइंड होता है, तो उसमें लॉस के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। लाइक अगर हमारा स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता जाता है तो जो है नहीं मेजरेबल में डिजाइन प्रिसाइज होता है। नहीं, मेजरेबल में स्कोप ऑफ वर्क जो है ना वो वेल डिफाइंड होता है। नहीं, और अच्छा एक और फर्क है जी। EPC जो होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग भी करनी होती है, मतलब डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट भी, कंस्ट्रक्शन भी। ये बेसिकली लमसम या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के अंदर आते हैं। अंदर आपका वर्क वेल डिफाइंड होता है, उसके अंदर अगर आपको लेट्स से अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कहा हुआ है कि आपने 100,000 का करना है, तो आप 100,000 से अगर एक्सीड करते हैं तो दैट विल बी नो लॉस। बहुत कम आ रही है भाईजान, आप थोड़ा ऊंचा बोलें, बहुत कम। ठीक है। और अगर मेजरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो मेजरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क वेल डिफाइंड नहीं होता, उसके अंदर अगर कोई भी जस्ट इन केस कोई भी साइट कंडीशन के हिसाब से अगर वर्क ड्यू इंक्रीज होता है तो उसके लिए अलग से उसको चेंज ऑर्डर की फॉर्म में या फिर अलग कोई भी किसी फॉर्मेट की फॉर्म में उनसे वो उसकी पेमेंट एक्वायर करना। जी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये कौन बता रहे थे, मुझे वीडियो नजर नहीं आ रही थी, बट आई थिंक ये शामिर है। शामिर आप थे? राइट, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। देखिए EPC का मतलब ये होता है कि जब क्लाइंट कहता है कि यार जो मेरा ठेकेदार है ना वही डिजाइन तैयार करे, वही प्रोक्योरमेंट करे, वही कंस्ट्रक्शन करे। अप्रूवल ऑब्वियसली क्लाइंट ने देना है, लेकिन वो ये सारी जिम्मेदारी तीनों फेजेस, किसी भी दुनिया में कोई भी चीज बनेगी वो 3 चीजें होती हैं। डिजाइन होता है, प्रोक्योरमेंट उसके मटेरियल और रिसोर्सेज का बंदोबस्त करना, और देन कंस्ट्रक्शन। अब होता यह है कि इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना ठेकेदार जो है वो अपनी असेसमेंट के थ्रू
यार ये तो उसमें वो डिजाइन तैयार करता है। अब ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि यार ये चीज इस तरह से होगी, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, आप इन्हीं पैसों के अंदर काम करके देना, कल को ये नहीं कहोगे, तो वहां पे ये कंडीशन लग जाती है कि आप डिजाइन तैयार करके दे रहे हो तो इन्हीं पैसों में, कल को बढ़ता काम होता है, अभी कर लो, रीचेक कर लो, वेरीफाई कर लो, लेकिन कल को नहीं ये चेंज होगा। वो फायदा होता है तो आपको है, लेकिन वो स्कोप ऑफ वर्क आपने देना है, ठीक है। तो ईपीसी इज एक्चुअली फिक्स्ड प्राइस एंड द सेकंड नेम इज लंप सम, ठीक है। जो मेजरेबल है ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया शामिर ने, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका स्कोप एडिशनल आ जाता है, आपको पता नहीं होता, इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि डिजाइन भी ठेकेदार ने तैयार किया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है कि डिजाइन क्लाइंट की जिम्मेदारी है, किस पार्टी की है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो वो ठेकेदार जो है वो क्या करता है कि अपनी स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से अपनी आईपीसी तैयार करता है, और अगर स्कोप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट से एक्सीड कर रहा है तो उसके मुताबिक पूरी एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उसको देखा जाता है, उसके मुताबिक पेमेंट भी की जाती है। जबकि ईपीसी में ऐसा नहीं होता। अगर एडिशनल काम आपके डिजाइन में कोई मसला था, आपने तैयार किया, यू शुड नॉट हैव दैट इंस्टिंक्ट कि आपको पता नहीं चला, आपकी गलती है, तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। एनीहो, ये दो डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, अगला मेरा क्वेश्चन है सर वन सेकंड, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो है दो तरीके के काम देती है ना सर, जैसे कि फिक्स प्राइस का भी एक होता है और रीमेजरेबल भी होता है। जी जी, क्योंकि मैंने कुछ कंपनी में काम किया हूँ, वहाँ पे जो अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग रीमेजरेबल पे देते हैं, क्योंकि लोग हर चीज का एक मतलब मिलीमीटर से कैलकुलेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, राइट? जी जी बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जब आप प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि प्रोजेक्ट इज वेरी यूनिक थिंग। ये हर दफा डिफरेंट होगा। अगर आप मुंबई के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आप दिल्ली के अंदर बनाएंगे तो वो सेम कंडीशंस होंगी, वहां पे हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस हैं, रेट डिफरेंट है, आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं है। तो एक ऐसी चीज होती है जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है। तो इसलिए ये जब फिजिबिलिटी तैयार की जाती है तो कंसल्टेंट या क्लाइंट के अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो फिर हम सही रहेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज डाल दी जाती है, उसके मुताबिक बिड की जाती है, फिर सब लोगों को बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, मीटिंग्स होती हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपके प्रोजेक्ट के जो वेयर अबाउट्स है, उसके मुताबिक जो डाटा इकट्ठा किया गया, उसके मुताबिक फिर कंसल्टेंट्स या थर्ड पार्टी या क्लाइंट एक्सपर्ट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि हमें इसको किस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेके चलना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि मैं ईपीसी नहीं करूंगा, कुछ मतलब इस तरह से तो नहीं होता। आप अगर ठेकेदार हो तो आप हर तरह का काम करते हो, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आपका ईपीसी है, दूसरा हो सकता है मेजरेबल आ जाए, डिपेंड करता है। अच्छा जी, मेरा अगला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन के जी ये जो हमारे 111-12 वाले हैं, ये मुझे बता सकते हैं आपका सीपीएम किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका सीपीएम डिपेंड करता है। तो बंदा बता सकता है 111-12 में से? 13 वालों से सवाल नहीं है, एक्चुअली दे आर वेरी यंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल आस्क इन द नेक्स्ट सेशन। सर एक तो ये रिसोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड रिसोर्स और ड्यूरेशन के ऊपर सर एक होता है टाइम पीरियड के ऊपर। एग्जैक्टली देखिए ड्यूरेशन कहां से निकलेगा, सिंपल सी चीज है, सबको समझ आएगी ये चीज। मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी बताने जा रहा हूं। जो आपके प्रोजेक्ट का एक फंक्शनल चीज होती है, होता है ना कि ये गाड़ी जो है ये डीजल पे चलती है, ये पेट्रोल पे चलती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना वो सीपीएम से चलता है। सीपीएम इज एक्चुअली एल्गोरिथम, सीपीएम इज एक्चुअली द इक्वेशन। सिंपल सी चीज है। आपका क्रिटिकल पाथ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, सही कहा आपने, ड्यूरेशन और डिपेंडेंसी, ठीक है। ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया, ये बाकियों ने डिपेंडेंसी मॉडल, ठीक है। ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, सिंपल। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि किस एक्टिविटी को मैंने कितना टाइम देना है और वो दूसरी एक्टिविटी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। इस काम को करने के बाद दूसरा करूंगा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, मतलब ये मेरी सीक्वेंस जो होगी। एक तो इस सीक्वेंस से मुझे पता चलेगा, दूसरा उस हर एक्टिविटी को जहां पे मैं जोड़ रहा हूं एक्टिविटीज को आपस में, कोई 2 दिन में हो रही है, कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में। सोहेल ने सही कहा, रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। मैं शायद पहले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप किसी से कमिटमेंट करते हो कि भाई ये काम मैं 2 दिन में कर दूंगा, मैं 3 दिन में कर दूंगा, मैं 4 दिन में कर दूंगा, तो यार उसके पीछे एक माइंड सेट होता है। इसको इस तरीके से समझे। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन सी इक्वेशन के नीचे
तो मैं ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के रात को 12 बजे मैं मसला फिसागोरस बनाऊंगा और उससे पता चलेगा कि एक्सकवेशन जो है वो 4 दिन में होगी। ऐसा नहीं है भाई, सिंपल। हम अपनी लाइफ के अंदर जो काम करते हैं कि मुझे असाइनमेंट मिली है, ये मैं 2 घंटे में बना दूंगा, ये मैं 6 घंटे में काम कर लूंगा। यार ये मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैंने जिस्म बनाना है, तो मुझे ट्रेनर बताता है ये आप 6 महीने में बनाओ। कहां से पता चलता है? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन प्रैक्टिसेस होती हैं उससे पहले, कि एक एक्सकवेटर पहले था, उसने एक्सकवेशन की, देखने वाले ने देखा, उसने 1 घंटे में इतनी एक्सकवेशन की, वो एक आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो एक आपका मैन आवर बन जाता है, जो आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अगर हमने बिरयानी बनानी है तो हमें पता है यार इससे पहले मैं आधे घंटे में बिरयानी बनाई है, तो मैं इस दफा भी बना लूंगा। एक एवरेज वो लिया जाता है स्टैंडर्ड। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, ये ड्यूरेशन भी इसी तरह से यार इन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर मेरा ये काम 10 दिन में खत्म होना, तो मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुंह से कहा तो फिर बाद में पूरा करते हुए पता चल जाएगा यार पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो गया। आपने जो बात मुंह से निकालनी है, जो प्रोजेक्ट के मुतालिक ड्यूरेशन क्लेम करना है, उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, इससे पहले क्या काम कितने देर में किया जाता है। तो वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सीपीएम किन चीजों पर डिपेंड करता है? ड्यूरेशन पे, रिलेशनशिप पे, यानी कि जिसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। लेकिन ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आई है? वो कैसे आता है? वो आप खुद से सवाल करें कि मैं जब इस चीज का, एक तो होती है ना गोली कराना, यार ये काम कल तुम्हारा कर दूंगा, वो नहीं होता। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, वो क़यामत तक नहीं होता। मैं वो काम की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे काम है हमारी लाइफ के अंदर जो हम बाकी करते हैं यार, असाइनमेंट्स हैं, टास्क है, घर बन रहा है, तो वो एक प्रोडक्टिविटी होती है उसके पीछे, यार ये काम इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है। उसके पीछे रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है, जो कि हम लेक्चर नंबर 8-7 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो यार?